गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आज हम लोग अपना अतीत में दबे पांव चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं आगे खुदाई के दौरान पुरातत्ववेत्ताओं को क्या क्या चीजें प्राप्त हुई हैं। इस सड़क के दोनों ओर घर है। पेज नंबर 43 का सेकेंड पैराग्राफ। इस सड़क के दोनों ओर घर, लेकिन सड़क की ओर सारे घरों की सिर्फ पीठ दिखाई देती। घरों की डिजाइन कुछ इस तरह से है। इस तरह से डिजाइन किया गया कि सभी घरों को एक दूसरे की पीठ दिखाई देते, यानी कोई घर सड़क पर नहीं खुलता है। किसी भी घर का दरवाजा सड़क की दिशा में नहीं, उनके दरवाजे अंदर गलियों में है। दिलचस्प संयोग है कि चंडीगढ़ में ठीक यही शैली 50 साल पहले काबूर्जिए ने इस्तेमाल की थी। इसी शैली को चंडीगढ़ में काबूर्जिए ने इस्तेमाल की थी। यहाँ भी कोई घर मुख्य सड़क पर नहीं खुलता है, जबकि हम लोगों के यहाँ घर मुख्य सड़क पर खुलना बड़ा अच्छा मानते हैं। तो आपको किसी के घर जाने के लिए मुख्य सड़क से पहले सेक्टर के भीतर दाखिल होना पड़ता है। मुख्य सड़क के पहले सेक्टर के अंदर दाखिल करना पड़ता है। पहले सेक्टर से आप किसी के घर गलियों के माध्यम से पहुंच सकते हैं। कोई भी घर सड़क पर खुलता नहीं है। फिर घर की गली में, फिर घर में क्या काबूर्जिए ने यह सीख मोहनजोदड़ो से ली है? कहते हैं क्या ये सीख काबूर्जिए ने चंडीगढ़ में जो महलों की डिजाइन किया है, क्या उन्होंने यहाँ से लिया है, मोहनजोदड़ो से? कविता में से कविता निकलती है, एक कविता से अनेकों कविताएं निकलती हैं। ठीक उसी तरह से कलाओं की तरह वास्तुकला में भी वास्तुकला भी कोई प्रेरणा, कोई चेतन, कोई अचेतन, किसी भी सफर ऐसी ही सफर करती है। यानी कि इस तरह से लेखक ने बताया कि कैसे यहाँ पर घरों की संरचना की गई है। ढकी हुई नालियाँ मुख्य सड़क के दोनों तरफ समांतर दिखाई देती हैं। बस्ती के भीतर भी इनका यही रूप है। बस्ती के अंदर भी नालियों का जो प्रारूप है वो ऐसा ही है, ढकी हुई है। हर घर में एक स्नानघर है, सबके घर में बाथरूम है। घरों के भीतर से पानी या मैल की नालियां बाहर हौदी तक आती हैं, फिर नालियों के जाल से जुड़ जाती हैं। कहीं कहीं ये खुली हैं, पर ज्यादातर बंद है। स्वास्थ्य के प्रति मोहनजोदड़ो के बाशिंदों के सरोकार का यह बेहतर उदाहरण है। बस्ती के भीतर छोटी सड़कें हैं, उनसे छोटी गलियां भी। छोटी सड़कें 9 से 12 फुट तक चौड़ी हैं। इमारतों से पहले जो चीज दूर से ध्यान खींचती है वह है कुओं का प्रबंध है। नालियों के बाद इन्होंने सड़कें, सड़कों के बाद इन्होंने कुआं बताया। कुओं के कैसे प्रबंध है? ये कुएं भी पक्की ईंटों से, एक ही आकार की ईंटों से बने हैं। इतिहासकार कहते हैं क्या? इन कुओं के विषय में इतिहासकारों का कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता संसार में पहली ज्ञात संस्कृति है जो कुएं खोदकर भूजल तक पहुंचती है। इनके मुताबिक केवल मोहनजोदड़ो में 700 करीब कुएं थे। केवल मोहनजोदड़ो में लगभग 700 कुएं थे, यानी कि वहाँ एकमात्र साधन ही कुआं था। जल पीने लायक जल की व्यवस्था जो थी, नदी, कुएं, कुंड, स्नानागार, बेजोड़ पानी निकासी। क्या सिंधु घाटी सभ्यता को हम जल संस्कृति कह सकते हैं? क्या क्या चीजें वहां पर मिली है? जल संस्कृति हम क्यों कह सकते हैं? क्वेश्चन बन सकता है इस पर कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता को हम जल संस्कृति कह सकते हैं? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि वहां पर बेजोड़ पानी की निकासी है, नालियों की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, कुएं हैं, कुंड है, स्नानागार है, इसीलिए हम इसे जल संस्कृति भी कह सकते हैं। बड़ी बस्ती में पुरातत्व शास्त्री काशीनाथ दीक्षित के नाम पर एक हल्का डीकेजी कहलाता है। इनके घरों की दीवारें ऊंची और मोटी हैं। मोटी दीवारों का अर्थ है, जहाँ पर डीके दीक्षित ने कराया था, निकासीनाथ दीक्षित ने, जिसे हम काशी डीके हल्का के नाम से जानते हैं, उन्होंने जहाँ पर खुदाई कराया उन्होंने बताया कि मोटी दीवार का अर्थ ये लगाया जाता है कि उस पर दूसरी मंजिल भी खड़ी हो सकती है। इतनी मोटी मोटी दीवारें वहां पर बनाई गई थी। कुछ दीवारों में छेद है तो संकेत मिलता है दूसरी मंजिल उठाने के लिए शायद यह शाह तीरों की जगह हो।
घर भी ईंटों के हैं, एक ही आकार की ईंटें यानी कि 1:2:4 के अनुपात की हैं। सभी भट्टी में पकी हुई ईंटें हैं। हड़प्पा से हटकर जहाँ पक्के और कच्ची ईंटों का मिला-जुला निर्माण उजागर हुआ है, मोहनजोदड़ो में पत्थर का प्रयोग मामूली हुआ है। कहीं-कहीं नालियाँ भी अनगढ़ पत्थरों से ढकी हुई दिखाई देती हैं। तो इस तरह से वहाँ पर घरों का निर्माण हुआ। इन घरों में दिलचस्प बात यह है कि सामने की दीवार में केवल प्रवेश द्वार बना है, कोई खिड़की नहीं है। खिड़कियां शायद ऊपर की दीवार में रहती हो, यानी दूसरी मंजिल पर। बड़े घरों के भीतर आंगन के चारों तरफ बने कमरों में खिड़कियां जरूर हैं। बड़े आंगन वाले घरों के बारे में समझा जाता है कि वहाँ बहुत उद्यम होता होगा, कुम्हारी का काम या कोई धातु कर्म। हालांकि सभी घर खंडहर हैं, दिखाई देने वाली चीजों से हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। घर छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, सभी तरह के घर हैं, लेकिन सब घर एक कतार में हैं, एक लाइन से हैं। ज्यादातर घरों का आकार तकरीबन 30 x 30 फुट का होगा, 30 x 30 फुट का। तो यानी 100 वर्ग मीटर में सारे घर बने हुए हैं। कुछ इससे दुगने तिगुने आकार में भी हैं। इनकी वास्तुशैली कमोबेश एक सी प्रतीत होती है। व्यवस्थित और नियोजित शहर में शायद इसका भी कोई कायदा नगरवासियों पर लागू हो। एक घर को मुखिया का घर कहा जा सकता है। इसमें दो आंगन, करीब 20 कमरे बने हुए। एक घर है ऐसा जहाँ पर दो आंगन है, 20 कमरे हैं, इसे क्या मुखिया का घर कह सकते हैं, यानी मुख्य घर। डीकेपीसी हल्का आगे पूरब में है। दाढ़ी वाले राजा नरेश की मूर्ति इसी तरफ के घर में मिली थी, जिसे मुख्य सड़क पर दक्षिण की ओर इन्हें दाढ़ी वाले याजक नरेश की एक मूर्ति मिलती है। खुदाई के दौरान पर दक्षिण की ओर बढ़े तो 1.5 फर्लांग की दूरी पर एचआर हल्का है। सड़क उसे दो भागों में बांट देती है। ये हल्का हेरल्ड हरग्रीव्स के नाम पर है, जिन्होंने 1924 और 25 में राखा दास बनर्जी के बाद खुदाई करवाई थी। यहीं पर एक बड़े घर में कुछ कंकाल मिले हैं। खुदाई के दौरान एक बड़ा सा घर है जहाँ पर एक कंकाल मिला है। कंकाल जिसे लेकर कई तरह की कहानियां बनती रही हैं। प्रसिद्ध नर्तकी शिल्प भी यहीं पर एक छोटे घर की खुदाई में मिली थी। एक मूर्ति मिलती है नृत्य करती हुई लड़की की, नर्तकी शिल्प मिली है। इसके बारे में पुरातत्वविद मॉर्टिमर व्हीलर ने कहा था कि संसार में इसके जोड़ के बीच दूसरी चीज शायद ही होगी। यह मूर्ति अब दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में स्थित है। तो ये जो नर्तकी का दृश्य मिला है, जो मूर्ति मिली है, ये दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में है। यहीं पर एक बड़ा घर है जिसमें उपासना केंद्र समझा जाता है। इसमें आमने सामने की दो चौड़ी सीढ़ियां ऊपर की ध्वस्त मंजिल पर साफ दिखाई देती हैं, ऊपर की तरफ जाती हैं। पश्चिम में गढ़ी के ठीक पीछे माधव स्वरूप वत्स के नाम पर वीएस हिस्सा है। वहाँ वह रंगरेज का कारखाना भी लोग चाव से देखते हैं। यहाँ जमीन में ईंटों के गोल गड्ढे उभरे हुए हैं। अनुमान है कि इनमें रंगाई के बड़े बर्तन रखे जाते थे। दो कतारों में 16 छोटे एक मंजिला मकान है। एक कतार मुख्य सड़क पर है, दूसरी पीछे की छोटी सड़क की तरफ। सब में दो दो कमरे हैं, स्नान घर है। यहाँ भी सब घरों में है। बाहरी बस्ती में कुएं सामूहिक प्रयोग के लिए हैं। ये कर्मचारियों या कामगारों के कर रहे होंगे। यहाँ पर सामूहिक कुएं इस्तेमाल करने के लिए बनाए गए हैं। ऐसा लगता है कि कर्मचारियों के या कामगारों के जो डेली काम करने वाले वर्कर होते हैं उनके घर होंगे। मोहनजोदड़ो में कुओं को छोड़कर लगता है जैसे सब कुछ चौकोर या आयताकार हो। कुओं को छोड़कर कुएं गोल हैं, बाकी सब कुछ चौकोर या आयताकार। नगर की योजना, बस्तियां, घर, कुंड, सभी बड़ी इमारतें, ठप्पेदार मोहरे, चौपड़ का खेल, गोटियां तौलने के बाद आदि सभी चौकोर हैं, आयताकार हैं। तो छोटे घरों में छोटे कमरे समझ में आते हैं। बड़े घरों में छोटे कमरे देखकर आश्चर्य होता है। क्यों वहां पर बनाए गए? इसका एक अर्थ तो ये लगाया गया कि शहर की आबादी काफी रही होगी। दूसरी तरफ यह विचार सामने आया है कि बड़े घरों में निचली मंजिल में नौकर चाकर रहते होंगे। ऐसा अमेरिकी नृत्य शास्त्री ग्रेगरी पोशेल का मानना है। बड़े घरों के आंगन में चौड़ी सीढ़ियां हैं। कुछ घरों में ऊपर की मंजिल के निशान हैं, पर सीढ़ियां नहीं है। शायद यही
लकड़ी की सीढ़ियां रही हो जो कालांतर में नष्ट हो गई। संभव है ऊपर की मंजिल में ज्यादा खिड़कियां, झरोखे, साज सज्जा रही हो। लकड़ी का इस्तेमाल भी बहुत संभव है पूरे घर में होता हो। कुछ घरों में बाहर की तरफ सीढ़ियों के संकेत है, यहाँ शायद ऊपर और नीचे अलग अलग परिवार रहते होंगे। छोटे घरों में बस्ती में छोटी सकरी सीढ़ियां हैं, उनके पायदान भी ऊंचे हैं। ऐसी ऐसी जगह की तंगी की वजह से होता होगा। यानी कि वहाँ गेस लगाया गया कि आखिर बड़े बड़े घरों में क्यों छोटे छोटे मकान बनाए गए, ज्यादा खिड़कियां, झरोखा, साज सज्जा रही हो, इसलिए शायद छोटे घर बनाए गए। संकेत है कि शायद ऊपर नीचे अलग अलग परिवार रहते हों। छोटे घरों की बस्ती में छोटी सकरी सीढ़ियां हैं, उनके पायदान बड़े ऊंचे हैं। गौर किया गया कि मोहनजोदड़ो के किसी भी घर में खिड़कियों या दरवाजों पर छज्जों के चिन्ह नहीं। गर्म इलाकों के घरों में छाया के लिए यह आम प्रावधान होता है। क्या उस वक्त यहाँ इतनी कड़ी धूप नहीं होती होगी? मुझे मोहनजोदड़ो की जानी मानी मोहरों के पशु याद हो आए और शेर, हाथी, मोहरों में पशुओं के चित्र बने हैं। शेर है, हाथी, गैंडा मरुभूमि में हो में नहीं रह सकते। क्या उस वक्त यहाँ जंगल भी थे? इस तथ्य से स्थापित हो चुका है कि यहाँ अच्छी खेती होती थी। पुरातत्वी शीरीन रत्नाकर का मानना है कि सिंधवासी कुओं की सिंचाई उससे सिंचाई कर लेते थे। दूसरे मोहनजोदड़ो को किसी खुदाई में नहर होने के प्रमाण नहीं मिले, यानी बारिश उस काल में का भी होती होगी, कोई नहर नहीं है, या तो कुओं से सिंचाई का साधन अपनाते होंगे या फिर काफी बारिश होती होगी। बारिश घटने कुओं के अत्यधिक इस्तेमाल से भूतल जल भी पहुंच से दूर चला गया है, या बारिश घटने के साथ साथ जब कुएं के जल का इन्होंने सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया होगा तो यही कारण है कि यहाँ पर भूजल बहुत नीचे चला गया। क्या पानी के अभाव में यह इलाका उजड़ा है? क्या सिंधु घाटी की समृद्ध सभ्यता थी, यानी कि पानी की कमी के कारण ये इलाका उजड़ गया है? तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर मोहनजोदड़ो की सभ्यता का वर्णन किया गया है। आगे का आगे क्या होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद बच्चों।